हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार एपीओ के लो विधि प्रश्न पत्र से संबंधित सॉल्व टेस्ट पेपर 3 को देखेंगे, जो कि बिहार एपीओ के साथ साथ सामान्य रूप से बिहार सिविल जज एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, कि जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय किन अपराधों की चर्चा करता है? तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, ए बी की जमीन पर बिना बी की सहमति से इस नियत से पेड़ काटता है कि उसे दूर ले जाए। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने चोरी का अपराध किया है। जो ही उसने पेड़ को जमीन से अलग कर दिया, ए ने चोरी का अपराध कर दिया। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, चोरी में अपराधी का क्या आशय होता है? तो चोरी में अपराधी का बेईमानीपूर्ण आशय होता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, किस अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष के कारावास के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 379 चोरी के अपराध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने ये संपत्ति को दिया हो, निक्षेप में दिया हो, दान में दिया हो, मरम्मत के लिए दिया हो, तो वो अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? तो धारा 380 के अंतर्गत दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, उद्यापन का अपराध निम्न में से किसके विषय में किया जा सकता है? चल संपत्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, स्थावर संपत्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। तो आंसर ये डी हो जाएगा। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चोरी के लिए संपत्ति चल होनी चाहिए, ये सही है। चोरी के लिए संपत्ति स्वामी के कब्जे से हटाई जानी चाहिए, ये सही नहीं है। आंसर बी है। बाकी सी, चोरी के लिए संपत्ति ले जाने का आशय से हटाई जानी चाहिए, ये भी सही है। चोरी के लिए संपत्ति बेईमानी से हटाई जानी चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर आपका बी है। ये जो आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 387 का संबंध किससे है? तो उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डालने से संबंधित है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक लूट में कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं, ये सही नहीं है। लूट में 1 से लेकर कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं? तो आंसर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, का या को दबोच लेता है और या की पतलून से या का सेल फोन उसकी सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इन्हें कौन सा अपराध किया है? इन्हें लूट का अपराध किया है। आंसर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लूट को डकैती से भिन्न करता है? तो जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो लूट को डकैती से भिन्न करती है, क्योंकि लूट में 1 से लेकर अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु डकैती में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। तो आंसर आपका सी है। संख्या जो है कि व्यक्तियों की संख्या जो है कि वो लूट को डकैती से भिन्न करती है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है, ये भी सही है। चोरी लूट हो जाती है जब उसमें उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है, ये भी सही है। तो आंसर आपका ए तथा बी दोनों सही है। आंसर सी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक लूट एवं डकैती के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? जैसा कि पहला ऊपर बताया, व्यक्तियों की संख्या जो होती है लूट एवं डकैती में डिफरेंस को करती है। तो आंसर सी सही हो जाएगा, अपराधों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हत्या सहित डकैती के अपराध का दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उल्बंधित किया गया है? तो धारा 396 में उल्बंधित किया गया है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, डकैती में घातक आयुध उपयोग करने पर न्यूनतम कितना कारावास निहित है? तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है भारतीय दंड संहिता की धारा 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय दंड संहिता के अनुसार मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति को लेना आपराधिक दुर्मर्योग के अपराध की कोटि में आता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संपत्ति का परिधान होता है बलात् ग्रहण, और संपत्ति को लेना चोरी हो गया, और संपत्ति का नष्ट होना आपराधिक न्यायभंग हो गया, और स्वयं के प्रयोग के लिए निर्दोषता प्राप्त संपत्ति को संपरिवर्तन कर लेना यानी आपराधिक दुर्प्रयोग हो गया। तो ए का चौथा है और बी का है तीसरा, और सी का हो गया पहला और डी का हो गया दूसरा। तो आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है? बी, केवल आपराधिक न्यायभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 5000 रुपये का जुर्माना प्राप्त किया गया। जुर्माने को राजकोषीय कोष में जमा कराने के बजाय वे उनका स्वयं अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के दिन कौन सा अपराध किया गया है? तो आपराधिक न्यायभंग का अपराध किया गया है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्यायभंग संबंधित है चल संपत्ति से, अचल संपत्ति से,
चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न में से कौन सा ऐसा अपराध है जो कि शरीर, मन, ख्यातिता, संपत्ति से भी संबंधित है? तो छल का अपराध ऐसा होता है कि जो कि शरीर, मन, ख्यातिता, संपत्ति से भी संबंधित अपराध होता है। तो आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। अभियुक्त को चांदी गहने बनाने के लिए सौंपी गई और उसे बेईमानी पूर्वक गहनों में तांबा मिश्रित कर दिया। उसने कौन सा अपराध किया है? उसने छल का अपराध किया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। प्रवंचना निम्नलिखित का आवश्यक तत्व है, छल का आवश्यक तत्व है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। शीर्ष न्यायालय का अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का निर्णय निम्नलिखित में से किन अपराधों से संबंधित है? तो अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का मामला 420 एवं 511 भारतीय दंड संहिता की धारा से संबंधित है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। ये अपने को भी होने का जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है, ये दंड का दोषी है। तो ये धारा 419 के अंतर्गत दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। धारा 420 भारतीय दंड संहिता धोखा देने के अंतर्गत अपराध 7 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय हो सकता है। आंसर ये सही है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार परिभाषित किया गया है? तो धारा 441 में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो धारा 463 में कूट रचना के बारे में बताया गया है। तो ए का दूसरा सही है। 445 में गृह वेदन के बारे में बताया गया है। बी का चौथा सही है। 441 में आपराधिक अत्याचार के बारे में बताया गया है। सी का पहला सही है। डी को आपराधिक अवित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 में बताया गया है। तो आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन अत्याचार का अपराध मुख्यतः निम्न में से किसके विरुद्ध किया गया कार्य है? तो कब्जे के विरुद्ध किया गया कार्य है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न किस धारा के अंतर्गत प्रच्छन्न गृह अत्याचार अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 443 के अंतर्गत। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। जेठ के घर में एक खिड़की से ए प्रवेश करता है, ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने गृह वेदन का अपराध किया है 445 के अंतर्गत। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें कूट रचना की परिभाषा दी गई? धारा 463 में दी गई है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ए ने कंप्यूटर पर जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाकर उसे दस्तावेज के आधार पर माल प्राप्त कर लिया। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई भी अपराध नहीं किया गया है। तो आंसर डी सही हो जाएगा आपका। उपयुक्त में से कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। कोई अभियुक्त अनुन्नय समझौता का आवेदन पत्र कहाँ दाखिल कर सकता है? उस न्यायालय में जहाँ ऐसा अपराध विचारणीय है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। वे अपराध जो कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिन पर अविभाज्य चर्चा लागू नहीं है को अधिसूचित किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। अभियुक्त अविभाज्य सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप से उसने चोरी का अपराध किया हो। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदा विभाग के लिए निम्नलिखित में से कौन आवेदन कर सकता है? अभियुक्त आवेदन कर सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। अविभाज्य सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य हैं केवल धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकते हैं? तो आंसर बी धारा 271 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन अवधारित कर सकता है? तो राज्य सरकार कर सकती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से कौन सी धारा आर्टिफोइस एक्यूट और आर्टिफोइस कन्विक्ट के सिद्धांत पर आधारित है? तो धारा 300 डबल जेपर्डी, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दंडित किया गया है तो पुनः उसी अपराध के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 300 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में ये प्रावधान किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को कौन क्षमादान दे सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। न्यायालय के निर्णय के पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? धारा 307 में दिया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। न्यायिक अभिरक्षा में से किसी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की निम्न में से किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 309 में प्रावधान दिया गया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब जांच अथवा विचारणा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से 376 डी के अधीन अपराध से संबंधित हो तो जांच अथवा विचारणा यथासंभव अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से किस अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा? तो आंसर है बी 2 माह के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन है
अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, उच्चतम न्यायालय ने निम्न किस बाद में ये अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं किया जाएगा। आंसर बी है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय खुला होने का प्रावधान किया गया है। धारा 327 में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी की धारा 327। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मंगाए जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी 7 दिन की अवधि होगी। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो ये दंडादेश निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, आहत प्रतिकर योजना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A में किस संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई है। एक्ट 5 के 2009 के आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ है 3 फरवरी 2013 से, तो आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान न करने पर किस अधिकतम व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है। आंसर बी है, 30 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, मृत्युदंड की पुष्टि किए जाने में उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो 2 न्यायाधीशों की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 366 में कम से कम 2 न्यायाधीशों के द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया और 1 माह के कारावास से दंडित किया गया, क्या ये अपील कर सकता है। ये सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत अवर दंड न्यायालय के अभिलेख मंगाने का अधिकार है। सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि उसने सेशन न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया हो तो उपयुक्त सभी सही हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है। आंसर बी धारा 401। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोर्ट की सहायता से एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ साक्ष्य अधिनियम की धाराएं दी गई। सबूत का भार धारा 101 में दिया गया है। सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है। विशेष तथ्यों के बारे में सिद्ध करने का भार, ज्ञात होने वाले तथ्यों को साबित करने का भार 102 में है सिद्ध करने का भार, और 103 में है विशेष तथ्य सिद्ध करने का भार और ज्ञात होने तथ्यों को साबित करने का भार धारा 106 में। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बी द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को ए साबित करना चाहता है, ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान ऐसा प्रावधान है। एक धारा 104 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वे विवाद से सुसंगत है तथा यदि वे उत्तर देता है तो ये दंडित कार्रवाई में फंस सकता है, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर को देने के लिए साक्षी को बाध्य किया जा सकता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कोई सह अपराधी किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, सही कथन को चिन्हित करना है। बी आंसर है। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं होगी कि वे किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए प्रच्युत नहीं किया गया था, वह इसे इनकार करता है। ये दर्शित करने के लिए कि वे बेईमानी के लिए प्रच्युत किया गया था साक्ष्य स्थापित किया गया है, ये साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है, तो धारा 154 में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तरों को चुनना है। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्नों को धारा 151 में बताया गया है। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप धारा 155 में बताया गया है। अपमानित या क्षुब्ध करने वाले हर्षित प्रश्न के बारे में धारा 152 में बताया गया है और पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछना धारा 154 में बताया गया है। तो आंसर सही हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ए के ऊपर बी को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। ये तथ्य कि बी की हत्या के पूर्व ए ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था, किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। हेतु तैयारी आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, प्रश्न ये है कि क्या ए को लूटा गया, ये तथ्य कि उसने किसी शिकायत को कहे बिना कहा कि उसे लूट लिया गया है। सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शित करते हुए सुसंगत है। आचरण को दर्शित करते हुए सुसंगत है। सुसंगत तथ्य के प्रभाव को दर्शित करते हुए सुसंगत है। साक्ष्य अधिनियम की धारा
अथवा धारा 157 के अंदर सुसंगत हो सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 ए पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए बी पर ए बात लाता है। बी ये प्रतिज्ञान करता है कि ये बात जिसका अपमान लेख होना विकथित है सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकते हैं विवादित तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकते हैं यदि विवादित तथ्यों से संबंधित हो। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 एक साक्षी जो न्यायालय के समक्ष ये मत प्रकट करता है कि दूसरा साक्षी विश्वसनीयता के अपात्र हैं तो उसके प्रति परीक्षा में इसके कारणों को पूछा जा सकेगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायाधीश बात के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है। आंसर सी धारा 165 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 172 के अंतर्गत कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित नहीं है। तो धारा 101 सबूत के भार बदलने से संबंधित नहीं है जबकि 102 में सबूत का भार बदलने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 हत्या का अभियुक्त ये अभिकथित करता है कि विकचितता के कारण उससे अपने कृत्य की प्रकृति की जानकारी नहीं थी। सबूत का भार ए पर है। ये कथन एकदम सही है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 जिस तथ्य को साबित करना है उसे कहते हैं फैक्टम प्रोवेंडम। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत तथ्य भी असंगत तथ्य भी सुसंगत हो जाते हैं। तो धारा 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होता है केवल जब वह न्यायालय के समक्ष दिया जाए। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य के अनुसार क्या है। साक्ष्य विधि का समेकन करना, परिभाषा देना, संशोधन करना। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 धातुपत्र या शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है ना साबित। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकता है। तो धारा 5 में बताया गया है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्मृति ताजा करना धारा 159 में है। पहचान की कार्रवाई धारा 9 में है। स्वीकृति धारा 17 में है। उक्त में से कोई नहीं। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है। धारा 25 पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति को ग्राह्य नहीं माना जाएगा। धारा 25 स्पष्ट प्रावधान करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 जो कुछ प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता है वे अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता है। ये कथन किस सिद्धांत का प्रतीक है। छद्म विधान के सिद्धांत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। छद्म विधान का सिद्धांत संबंधित नहीं है बाकी ए सी डी तीनों धारा 13 से संबंधित सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 केवल तभी निलंबित रहेगा जब आपातकाल की घोषणा निम्न में से किसी एक आधार पर की गई हो। युद्ध या अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 मार्शल लॉ के लागू रहने के दौरान नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य बना दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 किस संशोधन के संबंध में संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक नहीं होता है। आंसर सी है। संघ एवं इसके क्षेत्रों के संबंध में अनुच्छेद 1 से 3 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 चुनाव आयोग कौन से चुनाव को संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के, उपरोक्त सभी के। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरे आयोग के अध्यक्ष हैं सी एम पुंची। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति सुसज्जित की है। डी। नंदलाल बोस ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 निम्नलिखित में से किसे अधिवक्ताओं का स्वर्ग के नाम से वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 किस संशोधन के द्वारा पंथ निषेध तथा समाजवादी शब्दों को उद्देश्य में सम्मिलित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 एक की एकता तथा अखंडता शब्दों को
भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 76 में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। आंसर ए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में बिहार एपीओ से संबंधित लॉ विधि टेस्ट पेपर थर्ड को अच्छे से समझ में आया होगा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, कि जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, कि जिससे फायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।